हाँ देखिए, कल के जो 8 दोहे थे वो तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, उसको मैं फिर से नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप लोग बोले तो फिर एक बार उसे देखेंगे, या नहीं तो 2 दोहे देखकर हम डायरेक्ट हमारा जो सीमेंट का मॉडल पेपर है उसको देखेंगे हम कि किस प्रकार का मॉडल पेपर आपको आएगा। तो ओमकार क्या बोलते हैं? 9 स्टार्ट ये दो ये बोल दो सर। हाँ। बाद में टाइम रहे तो ये रिपीट कर लेंगे। हाँ ठीक है, उसके बाद रिपीट कर लेंगे टाइम रहा। तो देखिए, बिहारी लाल का जो 9वां दोहा है आपके पाठ्य पुस्तक में, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाई। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सु न फिरी घटे, बरु समूल कुमिलाई। यहाँ पर कमल के फूल का जो गुण है उसे दर्शाने का प्रयास बिहारी लाल ने किया है, और उस फूल का जो गुण है उसके द्वारा एक अच्छे व्यक्ति, एक सद्गुणी व्यक्ति को भी बताने का प्रयास किया है कि धन और संपत्ति जब किसी के पास जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे ऑब्वियसली उसे घमंड गुरूर आ जाता है। लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं वो लोगों में ऐसा गुरूर और घमंड नहीं आता है। वो धन के आने के बाद भी उसी प्रकार रहते हैं और धन के जाने के बाद भी उसी प्रकार के रहते हैं। उनकी अच्छाई पर धन कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। यहाँ पर कवि बताते हैं कि संपत्ति जो है, पानी रूपी संपत्ति रूपी पानी जो है जब बढ़ता है तो उसके साथ कमल का फूल भी बढ़ता हुआ चला जाता है। ऐसा नहीं कि पानी बढ़ने के बाद कमल का फूल अंदर डूब जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कमल का फूल का जो गुण है पानी के ऊपर रहना है। पानी का जो जितना ये बढ़ता चला जाता है, स्तर बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार उसकी ऊंचाई भी, कमल के फूल की ऊंचाई भी पानी के ऊपर उसके अपने स्तर को बढ़ाते हुए ऊपर चली जाती है। किंतु देखने में ये आता है कि जब पानी घटना शुरू हो जाता है, पानी जब घटना शुरू हो जाता है, उसका स्तर कम होना शुरू हो जाता है, तो उसके डाउनफॉल के साथ साथ कमल का फूल डाउन नहीं होता है, उसका वो नीचे नहीं आता है, पानी को चिपक कर नीचे नहीं आता है। पानी को चिपक कर ऊपर जरूर जाता है, लेकिन पानी को चिपक कर नीचे नहीं आता है। ये कमल के फूल का गुण है। भले ही वो कुमला जाता है, वो सूख जाता है, पानी जब नीचे हो जाता है तो वो सूख सकता है, कुमला जाता है, लेकिन वो नीचे नहीं आता है। वो उसको क्या, तिरोगति जिसको कहते हैं, नीचे आना जिसको कहते हैं, वो गति को नहीं, नीचे की गति की ओर नहीं आता है। तो महान लोग, अच्छे लोग जो होते हैं वो उसी प्रकार से धन के आने के बाद भी और धन के जाने के बाद भी भले ही वो कुमला जाते हैं, लेकिन वो अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते हैं। इस धन के मन की स्थिति को धन के बढ़ने पर कैसी होती है तुलना करके बताया है। धन रूपी जल के बढ़ते जाने के बाद मन रूपी कमल भी बढ़ता जाता है, और जब जल घट जाता है तो कमल घटता नहीं है, यथातथ रहता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सज्जन व्यक्ति के पास जब धन आता है, धन बढ़ता है, तो उसका मन अहम से दूर रहता है और उसमें दान धर्म के गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो इच्छाओं और आकांक्षा से भी दूर होता है। किंतु दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं, धन के बढ़ने के बाद उनके भीतर मानवता घटती जाती है, उनके इच्छाएं और आकांक्षाएं बढ़ती जाती है और उनमें घमंड बढ़ता जाता है। तो एक दुर्जन व्यक्ति के पास जब धन बढ़ता है तो वो और भी ज़्यादा दुर्जन हो जाता है, और एक सज्जन व्यक्ति के पास जब धन बढ़ता है तो वो और भी ज़्यादा मानवता के प्रति आकर्षित हो जाता है। और जब पानी घट भी जाता है तो सज्जन व्यक्ति के पास जो गुण होते हैं वो घटते नहीं हैं, वो उसी प्रकार दानी होता है और उसी प्रकार
उसमें अहम नहीं होता है और उसी प्रकार वो अपने इच्छाओं और आकांक्षाओं पर पूरा प्रतिबंध लगाए, कंट्रोल लगाए रहता है। यही स्थिति जो है धन बढ़ने पर दुर्जन और सज्जन के बीच में होती। समय समय सुंदर सबय रूप कुरूप न कोई। समय समय सुंदर सबय रूप कुरूप न कोई। मन की रुचि जेती जितय तित तेती ही रुचि होई। समय समय सुंदर सबय रूप कुरूप न कोई। मन की रुचि जेती जितय तित तेती रुचि होई। इसमें सुंदरता का वर्णन और परिभाषा दी गई है। बिहारीलाल जी कहते हैं कि ये जो सुंदरता होती है वो वस्तु में नहीं होती है। वस्तु में सुंदरता नहीं होती है, अपितु देखने वाले के आँखों में सुंदरता होती है। ये बंगाल के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी यही कहा है कि उनका मानना है कि सुंदरता वस्तु में नहीं होती बल्कि देखने वाले की आँखों में होती है। और देखने वाला अगर उसकी मनस्थिति अच्छी है तो उसे वस्तु जो है भले ही वो कुरूप हो, सौंदर्यवान ना हो, फिर भी वो उसे पसंद आती है, अच्छी दिखाई देती है, खूबसूरत सौंदर्यवान दिखाई देती है। किंतु अगर वो व्यक्ति की मनस्थिति ठीक नहीं है तो अच्छी वस्तु भी, सौंदर्यवान वस्तु भी, गुलाब का फूल भी उसे बुरा दिखाई दे सकता है, कुरूप दिखाई दे सकता है। तो ये देखने वाले की जो मन की स्थिति होती है, उसके मन की स्थिति पर ये वस्तु की सुंदरता आधारित होती है। इस कविता के माध्यम से कवि बिहारीलाल बताना चाहते हैं, समय समय सुंदर सबय, सब लोग सुंदर हैं, कोई कुरूप नहीं है। बिहारीलाल जी कहते हैं कि समय समय पर उनकी सुंदरता उजागर होती है, प्रकट होती है। रूप कुरूप न कोई खूबसूरत और बदसूरत, यानी सौंदर्यवान और कुरूप कोई नहीं है, ऐसा बिहारीलाल जी कहते हैं। मन की रुचि जेती जीते, मन की रुचि जैसी होती है, मन अगर अच्छा होता है तो सुंदर दिखाई देती है चीज़। मन अगर खराब रहता है, दुखी रहता है, वेदित रहता है, परेशान रहता है, चिंतित रहता है, तो वस्तु उसे कुरूप दिखाई देगी। अच्छा है तो मन सुंदर दिखाई देगी, ऐसा बिहारीलाल जी का मानना है। कुछ लोगों का ये मानना है। सौंदर्य शास्त्र में भी इस बात को बल दिया, एस्थेटिक्स जिसको कहा जाता है, एस्थेटिक्स कहा जाता है। सौंदर्य शास्त्र में भी इस बात पर बल दिया गया है। सौंदर्य शास्त्र में वस्तु की सुंदरता का पूरा अध्ययन होता है। तो इसके संदर्भ में भी बिहारीलाल ने अपनी ओर से ये बात बताई है कि वस्तु में सुंदरता होती है और वो मनुष्य के मन के द्वारा प्रभावित होती है। मन अच्छा है तो उसे, एक गुलाब का फूल है, बहुत दुखी व्यक्ति है, उसको वो सुंदर नहीं दिखाई देगा। हो सकता है कि उसे वो सुंदर दिखाई ना दे, लेकिन वही गुलाब का फूल दूसरे व्यक्ति को बहुत सुंदर दिखाई देता है। एक ही वस्तु एक व्यक्ति को एक समय में सुंदर दिखाई देती है, उसकी वो तारीफ़ करता है, सराहना करता है, और वही वस्तु उसी संदर्भ में किसी और व्यक्ति को कुरूप दिखाई दे सकती है। ऐसा भी हो सकता है। तो हम अब उस वस्तु को दोष तो नहीं देंगे ना, तो दोष देखने वाले की आँखों में होता है। आँख अगर उसके पास अच्छी है, उसकी आँखों में सुंदरता है, तो वो सौंदर्य को पहचानेगा। और बिहारीलाल जी कहते हैं कि हर वस्तु सौंदर्यवान है, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो कुरूप है, बल्कि हर वस्तु सौंदर्यवान है। ये बिहारीलाल जी बताना चाहते हैं। ये थे बिहारीलाल के 10 दोहे। पिछली क्लास में आप लोगों को मैं 10 दोहे पढ़ा दिया था, बाकी के जो 2 दोहे थे वो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर उसके बाद हम बाद में जब रिवीजन करेंगे ना, फिर और भी अच्छी तरह से हम इसको देखेंगे। अभी हम आपका सिलेबस तो आपका कविता का, पुरानी कविता और नई कविता समाप्त हो गई है। उसके बाद आप लोगों को हम आधुनिक काल है, भक्ति काल है, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 2 रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 2 हम आपको पढ़ाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। कविता का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। फिर ये जो रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ाने के बाद फिर रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। बोधगम्य प्रश्न तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी है। पैराग्राफ को देखकर क्वेश्चन लिखना,
क्वेश्चन का उत्तर लिखना, और जनरल ऐसे भी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिर आज मैं आप लोगों को आपका मॉडल पेपर कैसा होता है वो समझाऊंगा, किस तरह से आपको परीक्षा में लिखना है मॉडल पेपर। थर्ड सेम का एग्ज़ाम लिखे थे, थर्ड सेम के एग्ज़ाम में जो मॉडल पेपर आया था लगभग उसी प्रकार का मॉडल पेपर आपको ये फोर्थ सेम में भी है। पहला जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें आप लोग लिखेंगे, कितने प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे? 4 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। 6 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, और वो 6 प्रश्नों में देखिए पुरानी कविता, नई कविता को लेकर और रीतिकाल, आधुनिक काल को लेकर आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको सर अब यही जो मॉडल पेपर लास्ट सेम थर्ड सेम में भी हमको एक्सप्लेन करे थे, लेकिन मेन एग्जाम में पेपर पुराना मॉडल पेपर ही छाया था सर, ऐसा? थर्ड सेम में भी। अच्छा, हाँ, पुराना मॉडल ही आया, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, फिर ऐसे करते हैं, पुराना मॉडल ही हम प्रिपेयर हो जाते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ना। ये पुराने मॉडल में 8 क्वेश्चंस है, हाँ 5 लिखना है, इसमें ही आप लोगों को ज़्यादा चॉइस है। 8 क्वेश्चन में 5 लिखना है, और वो जो नया मॉडल है वो फिर हमको तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मीटिंग में वो मॉडल दिए, लेकिन शायद नेक्स्ट ईयर से उसको ये करते होंगे, या नहीं तो पेपर सेटिंग के टाइम पे उसको जो है पेपर बनाने वाले को ये लोग नहीं दिए होंगे, तो वो पुराने मॉडल से बना दिया होगा। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हमको ऑफिशियली जो है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मीटिंग में बुलाकर वो मॉडल पेपर थमाया गया था, और इसलिए हम आप लोगों को बताए थे, लेकिन क्या गलती हुई पता नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप 2 तरीके से भी इसको देख सकते हैं, क्या इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 8 पे क्वेश्चंस भी आए तो आपको 5 लिखना है, 6 आए तो 4 लिखना है, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर 8 क्वेश्चंस आए तो 5 लिखेंगे, अगर 6 क्वेश्चंस आए तो आप 4 क्वेश्चन लिखेंगे, और एक के लिए 4 अगर आए तो 5 मार्क्स रहेंगे, 4 अगर आए तो 5 मार्क्स रहेंगे, 5 अगर आए तो 4 मार्क्स रहेंगे, बस इतना ही फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे वो तो पुरानी कविता, नई कविता और हिंदी साहित्य के इतिहास के 2 कालों से, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये एरिया से ही आपको इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लगभग ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही है, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। अब उसके बाद का जो खंड खा में जो क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आपको, ईच क्वेश्चन कैरी 12 मार्क्स, 12 × 5 60 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन में फिर सब क्वेश्चंस भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यानी खंड खा में, तो वैसे इसको 9 नंबर दे रहा है। 8 क्वेश्चंस जो फर्स्ट खंड का में दे दिया था, शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर उसके बाद इसको नंबरिंग जो है 9 नंबर दे रहा है इसको खंड खा में। तो 9 नंबर में आपको का, खा, गग्घा 4 क्वेश्चंस यानी संदर्भ सहित व्याख्या है। ये शायद आप लोगों के पास मटेरियल है। तो खंड खा में ये जब 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, संदर्भ सहित व्याख्या है, रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट है ये। उसको తెలుగు में సందర్భ సహిత వాక్యాలు అంటారు చూడు, తెలుసా? 10వ తరగతిలో సందర్భ సహిత వాక్యాలు పద్య భాగం నుంచి వస్తుంది, అదే ఆ విధంగానే ఇది పద్య భాగం నుంచి వస్తాయి, పోएट्री నుంచి వస్తాయి। ये 4 आपको पूछे जाएंगे, 2 पुरानी कविता से और 2 नई कविता से। पुरानी कविता मालूम है आपको, 3 लेसन फर्स्ट के? नहीं बाबू, 4 में 2 लिखना है, రెండే రాయాలి। 9వ క్వశ్చన్ ఉందా, 9వ క్వశ్చన్లో 4 అడుగుతాడు, రెండే రాయాలి। అంటే 4 ఏదైతే అడుగుతాడో అది 2 ఓ పాత కవిత నుంచి అడుగుతాడు, 2 న్యూ పోయమ్ నుంచి అడుగుతారు। పాత కవిత ఏదైతే ఉందో ఆ పాత కవిత అంటే ఫస్ట్ 3 లెసన్స్, అర్థమైందా?
పిన్ను తర్వాత 5 కవితలు ఉన్నాయి కదా భగవాన్ బుద్ధుకి ప్రతి అందులో నుంచి 2 అడుగుతాడు అయితే మొత్తం 4 అడుగుతాడు 4 पूछता है उसमें आप लोगों को 2 ही आंसर देना है ठीक है 9వ క్వశ్చన్లో 4 అడుగుతాడు రెండే రాయాలి 10th का उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th ये कविता का सारांश लिखना है कविता का सारांश हाँ बोलो कविता का सारांश ये जो कविता है ये बोलो सतीश क्वेश्चन नंबर 10 कविता का सारांश लिखना है 3 पूछता है वो 3 అడుగుతాడు 3 ఒకదానికి సారాంశం రాయాలి 10 क्वेश्चन 10 मिनट बाकी है फिर उसके बाद एक प्रश्न का उत्तर लिखिए ये आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछा जाता है रीतिकाल का एक प्रश्न आएगा आधुनिक काल का एक प्रश्न आएगा ये दोनों में एक ही उत्तर आपको लिखना है रीतिकाल से एक और आधुनिक काल से एक 2 काल ही आपको पढ़ना है ना वो 2 कालों में से एक का उत्तर आपको लिखना है ये जो है आपको 11वां प्रश्न रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास से आपको 2 प्रश्न आएंगे इसलिए इसमें क्या कीजिए रीतिकाल को एक परफेक्ट आप पढ़ लीजिए रीतिकाल की परिस्थितियाँ रीतिकाल की विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ दोनों में कोई अंतर नहीं है दोनों में कौन सा वर्ड भी वो पूछ सकता है प्रवृत्तियाँ भी पूछ सकता है विशेषताएं भी पूछ सकता है ये दोनों शब्दों के एक ही अर्थ है ठीक है हाँ फिर उसके बाद परिस्थितियाँ अलग क्वेश्चन है आप परिस्थितियाँ पढ़ लीजिए और विशेषताएं पढ़ लीजिए रीतिकाल के 2 तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि रीति से 1 आधुनिक काल से 1 2 कालों से 2 क्वेश्चन आते हैं इसीलिए 2 क्वेश्चन पढ़ के आप कंफ्यूज मत होइए समय व्यर्थ मत कीजिए आप ठीक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको अगर पढ़ना है तो आप क्या कीजिए 2 एक ही क्वेश्चन पढ़िए ये रीतिकाल का परफेक्ट फिर उसके बाद आप लोग स्क्रीन को देख लीजिए एक बार आप क्लिप भी मार सकते हैं स्क्रीन को आप लोग ठीक है फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है 2 कवियों पर टिप्पणी लिखना है आपको कवि कौन से आएंगे ये जो आपको न्यू पोएट्री और ओल्ड पोएट्री में आप लोग पढ़ रहे हैं ना 8 कवि लोग आप पढ़े हैं 8 कवियों को जैसे रहीम बिहारी मीराबाई और उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आज्ञे दिनकर ये जितने भी कवि आप लोग पढ़े हैं ना वो कवियों में से कम आप लोग 4 कवियों के बारे में अच्छी तरह से याद कर लेना अच्छा परफेक्ट हो जाना तो ये जो क्वेश्चन है 12th नंबर का इसको तुम लोग लिख सकते हैं ये 4 कवियों के बारे में पूछता है वो 2 कवियों के बारे में आपको उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 12 फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको जनरल ऐसे आता है ये जनरल ऐसे 3 पूछता है वो उसमें एक ही उत्तर आपको लिखना है इसके लिए प्रिस्क्राइब किए गए आपको बुक में आप बुक में टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं या नहीं तो ये मटेरियल में भी देख सकते हैं आपको कुछ प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो प्रिस्क्राइब किए हुए जो एसेस है उन्हीं एसेस को आप लोग पढ़ेंगे उससे हट के दूसरे एसेस नहीं पढ़ेंगे आप प्रिस्क्राइब किए हुए एसेस ये बुक में भी आपको रहते हैं देखेंगे हम एक बार देखिए निबंध विद्यार्थी अनुशासन आज की शिक्षा नीति भारत में बेरोजगारी की समस्या ये निबंध जो है तुमको प्रिस्क्राइब किए हुए हैं इन्हीं को आप लोगों को पढ़ना है पर्यावरण निबंध लिखते हो कुछ पॉइंट लिखने का है सर हाँ नहीं निबंध लिखना ना हम उसको जैसे प्रस्तावना लिखे विषय वस्तु फिर उसके बाद निष्कर्ष इस तरह से साइड हेडिंग्स लगाना और जो विषय जो टॉपिक होती है वो टॉपिक पर निर्भर करता है कि आपको साइड हेडिंग्स कैसे देना है ये निबंध को हम फिर बाद में इसको कैसे लिखना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है कभी भी आप ऐसे टाइप क्वेश्चन लिख रहे हैं या इसे जनरल ऐसे भी लिख रहे हैं तो उसको पैराग्राफ वाइज बनाकर लिखना है और उसमें हेडिंग्स लगा देंगे तो बात क्लियर हो जाती है तो हेडिंग जो है आपके भीतर का जो मटेरियल है उसको इंडिकेट करती है ना तो उसके लिए पेपर जानने वाले को बहुत आसानी होती है कि आप क्या लिख रहे हैं पैराग्राफ के अंदर और बिगर हेडिंग के आप पैराग्राफ लिख देंगे तो वो लिखने जांचने वाले के लिए भी जो है थोड़ा परेशानी की बात होगी और वो इरिटेट हो सकता है आपको मार्क्स कम आ सकते हैं
इसीलिए कभी भी याद रखिए, आप कौन सा भी ऐसे होने दीजिए, किसी भी प्रकार का ऐसे क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो ज़रूर उसमें हेडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को हेडिंग का, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, मैं इसको गायत्री इसको हटा दे सकते ना, इस स्क्रीन को, राइट। तो देखिए उसके बाद लास्ट का जो क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन में खंड खा, एक तो साधा निबंध की बात मैं आपको बता रहा था, जनरल ऐसे साधारण निबंध, और उसके बाद लास्ट का बोधगम्य क्वेश्चन। हाँ बोलो गायत्री, लास्ट का न्यू मॉडल पेपर, हाँ न्यू मॉडल पेपर भेजना। मैं रखूँ, क्लिप रखूँ, अभी रख दूँ मैं, अभी रख दूँ मैं। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना गायत्री, हेलो, ये 3rd सेम का देखो मॉडल, मैं जो आपको BS बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मीटिंग से जो है मुझे मिला था, ये 3rd का पेपर, मैं ये इसी के हिसाब से आपको 3rd सेम का बताया था, लेकिन आपको इसके हिसाब से पेपर नहीं बना। हाँ ये देखिए, आप क्लिप की मारिए आप होना तो। हाँ ये 3rd सेमिस्टर का हिंदी मॉडल पेपर है देखिए, और लगभग 4th सेम का भी आपका इसी प्रकार का रहता, वो मेरा कॉलेज में है, मेरे पास अभी नहीं है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन ही चेंज हुआ, 6 इंडिकेट कर रहा है ये, लेकिन उसके हिसाब से आपको पेपर सीमेंट का नहीं बना, ठीक है। ऐसा भी बन सकता है, ऐसे उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आप परेशान होने की कोई बात नहीं है। ऐसा भी आए तो आप लिख सकते हो, वैसा भी आए तो लिख सकते हैं। एक ही ज़्यादा लिखना रहता है, अगर आपको 8 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन लिखना रहता है, ठीक है। अब ये इसको मैं डिलीट कर, हटा दूँ स्क्रीन को, ठीक है। तो ये उसके बाद लास्ट का जो क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, वो 13th क्वेश्चन में लास्ट में ये गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई परेशान होने की बात नहीं है आप लोगों को, है ना। ये जैसे इंग्लिश में पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चंस लिखना रहता है ना, उसी प्रकार से ये हिंदी में भी पैराग्राफ को पढ़कर क्वेश्चन लिखना है। बहुत छोटा पैराग्राफ दिया जाता है, उसको 1 से 2 बार पढ़ लेना है, और उसके बाद पैराग्राफ में देखते हुए नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रश्न पढ़ना और उसका उत्तर ऊपर से ढूंढकर लिख देना है। इस तरह से ये आपका मॉडल पेपर, बहुत सिंपल मॉडल पेपर है, और इसमें अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। गायत्री कोई डाउट्स है? हाँ ठीक है, अटेंड करना। हाँ अच्छा, ओमकार कोई डाउट? ओमकार कोई डाउट्स है? नहीं है। ओके, सुमेरा एनी डाउट्स? हेलो, नहीं है सर। राइट, उज़ैर, मुज़ू, सर नहीं है सर। राइट। कल संडे है, कल आप लोगों को छुट्टी है। हाँ, कल क्लास नहीं होगी हमारी, मंडे के दिन क्लास होगी हमारी, ठीक है।